नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। हरियाणा की गठबंधन सरकार ने अपना 2.5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। आज हरियाणा की सरकार की 14 अहम योजनाओं पर इन्हें लेकर चंडीगढ़ में बैठक होने वाली है। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। इस बैठक में बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायक शामिल होंगे। बैठक में चर्चा की जाने वाली योजनाओं को लेकर संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव विधायकों को जानकारी देंगे। इसके साथ ही इस बैठक में पंचायत चुनाव पर भी मंथन होगा। चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियां जोरों पर हैं और मंथन के साथ साथ सत्ता पक्ष पंचायत चुनाव को सिंबल से लड़ने या ना लड़ने का औपचारिक फैसला भी ले सकता है। इसके साथ ही गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरने के फैसले पर भी दोनों दल औपचारिक मुहर लगा सकते हैं। तो सरकार की 14 योजनाओं पर सत्ता पक्ष जो है वो मंथन करेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक है जो होने जा रही है। हरियाणा निवास में ऐसी जानकारियां हैं, करीब 2 बजे से ये अहम बैठक शुरू होगी। इसमें बीजेपी और जेजेपी ये विधायक इसके शामिल होंगे, सत्ता पक्ष के, और निर्दलीय विधायक ये भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। सभी विधायकों के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन यहां पर किया गया है, जिसमें विभागों के जो प्रमुख सचिव हैं वो विधायकों को जानकारी देंगे योजनाओं के लिए। अहम परियोजनाएं जो हैं सरकार की, वर्कशॉप में उसकी जानकारी दी जाएगी। सरकार की 14 योजनाओं पर सत्ता पक्ष मंथन भी करेगा और पंचायत चुनाव को लेकर भी विधायकों से बातचीत होने की जानकारियां खबर सामने आ रही हैं। तो बात करते हैं इस विषय पर। हमारे साथ सुशील सिंह मेरे सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़े हैं, और प्रवीण अत्रे जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और राय सिंह गुर्जर जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका। प्रवीण अत्रे जी, मैं पहला सवाल तो आपसे ही कर रहा हूं। इस बैठक की विस्तृत जानकारी चाहेंगे जो मुख्यमंत्री आज तमाम विधायकों के साथ और खासतौर पर निर्दलीय विधायकों के साथ भी करने जा रहे हैं। नहीं, देखिए क्या बिल्कुल सही कहा आपने केशव जी कि सत्ता पक्ष के सभी विधायक और वो निर्दलीय विधायक जिन्होंने अपना समर्थन सरकार को दिया हुआ है वो सभी इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री जी ये बैठक लेंगे और बैठक का उद्देश्य सरकार की जो योजनाएं प्रदेश की जनता के हित में आई हैं उन योजनाओं की विस्तृत जानकारी विधायकों के पास हो, उन योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक सही तरह से पहुंचे, इसके ऊपर विधायक अपने स्तर पे चिंता करें, अपने अपने क्षेत्र के अंदर इस बात की चिंता करें कि सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंच रहा है, कहीं कोई किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। ये सब विषय रहेंगे इस बैठक में विशेष तौर पे। तो विधायक तो सर विपक्ष के भी हैं, जानकारी तो उन्हें भी होनी चाहिए परियोजनाओं की, एक न्योता उनको भी दिया होता। देखिए बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि सरकार अपनी योजनाओं का प्रचार समय समय पर प्रचार माध्यमों के जरिए करती है। अब सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो किस तरह से उन योजनाओं को आम जनता तक लेके जाए, क्योंकि विपक्ष ने पिछले, अगर आप 2.5 साल के कार्यकाल को देखें, विपक्ष ने नकारात्मक आलोचना के अलावा कुछ किया नहीं है। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने एक योजना लागू की, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, जिसके अंदर 1 लाख परिवारों को आइडेंटिफाई किया गया कि उन परिवारों की आय वो किस तरह से बढ़ाई जाए, उसके ऊपर सरकार ने काम करना शुरू किया। जब विधानसभा में इस योजना का जिक्र हुआ तो आपको याद होगा विपक्ष ने इस बेहतरीन योजना की किस तरह से नकारात्मक आलोचना की। मतलब आप अपने समय में कुछ कर नहीं पाए, सरकार कर रही है तो उसकी आलोचना कैसे की जाए, और जब कोई व्यक्ति नकारात्मक आलोचना में उलझ जाए तो उससे आप सकारात्मक जो परिवर्तन है, सकारात्मक सुझाव, उसकी उम्मीद आप नहीं कर सकते। ये आप यहाँ अभी इस चर्चा में भी देख लेंगे, आपके चर्चा में आपके सामने आ जाएगा। तो इसलिए आप न्योता देना ही बंद कर चुके हैं। स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को, देखिए, एक तो अपने कर्तव्य को समझना, उस कर्तव्य का पालन करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य को ही ना समझे तो उससे पालना की उम्मीद नहीं की जा सकती केशव जी। ठीक है राय सिंह जी, मैं जवाब लूंगा आपसे। वो कह रहे हैं कि आप नकारात्मक राजनीति करते हैं, आलोचनाओं के अलावा कुछ नहीं करते हैं, इसलिए अहम परियोजनाओं की बैठकों में विपक्ष को न्योता देना ही वो बंद कर चुके हैं। देखिए केशव जी, इनका जो नकारात्मक सोच है, नकारात्मक राजनीति प्रदेश में चल रही है,
वो आपने देखी है कि पहले ही विपक्ष की बात को उठाने से, उनको बुलाने से, उनकी योजनाओं को रखने से पहले ही अपने आप को क्वेश्चन लगा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात जो इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी और मिलकर सरकार आज इस प्रकार की बात रखेंगे। क्या मुख्यमंत्री जी इस बात की बात रखेंगे कि करनाल के अंदर जिस प्रकार सैकड़ों करोड़ का घोटाला एक व्यक्ति ने किया, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, उनको सार्वजनिक करेंगे? क्या मुख्यमंत्री जी 1 वर्ष पहले जो कोरोना के काल के अंदर रजिस्ट्री या 35 जिलों के अंदर हुई, 35 थानों में हुई, अलग अलग 12 जिलों में 35 जगह पर हुई और करोड़ों रुपए कमाए गए, इस पर बात करेंगे? क्या मुख्यमंत्री जी कोरोना के अंदर मारे गए लोगों को 3 लाख प्रति व्यक्ति देना था, उनकी सहायता की बात करेंगे? क्या 134 के तहत जो दाखिला गरीब बच्चों को देना था उसकी बात करेंगे? क्या मुख्यमंत्री जिस प्रकार से, मैं यमुनानगर संबंध रखता हूं, यहाँ पर मुख्यमंत्री 2 दिन पहले आए, 17 के लगभग योजनाओं की उन्होंने घोषणा की, 8 योजनाएं पिछले 5 वर्ष से लगातार उसको रिपीट कर रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री माफी मांगेंगे बार बार रिपीट करने के लिए? और जिस प्रकार यहाँ के उद्योगपतियों पर दबाव बनाकर इन्होंने रैली को सफल बनाने का एक नकारात्मक प्रयास किया, उनकी राजनीति है। वो बात करते हैं हरियाणा प्रदेश, अरे इनका चिंतन मंथन जो है इनकी गलतियों के लिए होना चाहिए। इस प्रकार लोगों ने जेजेपी को सरकार के खिलाफ वोट दी है, तो जेजेपी को पहले अपने गिरेबान में झांक कर मारना चाहिए कि क्या हम गलती दोहराए या सरकार इस वक्त वापस ले। ये वो लोग हैं जो हरियाणा प्रदेश की राजनीति में लगातार प्रकार के कार्य करके प्रदेश के लोगों को बकाना चाहते हैं। इनकी राजनीति में कोई सच्चाई नहीं है। मुख्यमंत्री के सैकड़ों, और एक बात बड़ी केशव जी बड़ी महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है जो हरियाणा प्रदेश की राजनीति में आज होने जा रहा है कि जिस प्रकार भाजपा ने पूरे देश के अंदर, राय सिंह जी, ये बात तो उनकी भी सही है। अब आप उल्हाना दें इस पर, सरकार को ये बनता है आपका देना, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई आपने सरकार के साथ सहयोग करने की कब कोशिश की, आपने आलोचनाएं की? ये सहयोग करने के लिए पहले कौन बुलाता है? मैं केशव जी एक बात पूरी कर दूं, जैसे बीच में आपने मुझे बात के लिए रोका है। जी बोलिए। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि पूरे देश के अंदर जिस प्रकार नकारात्मक मुख्यमंत्रियों को, नकारात्मक छवि के जो भी नेता भाजपा के हैं उनको बदलने की कवायद चल रही है, और एक बड़ा एक राजनीति में बड़ा एक फेरबदल हरियाणा के लिए भी होने जा रहा है, जिसके लिए भाजपा के लोगों ने संकेत दिया है कि शायद मुख्यमंत्री की कुर्सी को बदल दें। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री जी उस जेब को बताने के लिए, उस कवायद को कमजोर करने के लिए इस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने ये रणनीति बनाई है। और रही बात जो आपने कहा है कि इस प्रकार से जब मुख्यमंत्री प्रदेश का होता है वो केवल एक पार्टी का नेता नहीं होता, बल्कि प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है। उनको पहले से आकर यहाँ पर कहना चाहिए कि विपक्ष के लोगों का सुझाव है, क्या मुख्यमंत्री जी ने किसी विधायक को कोई आमंत्रण पत्र भेजा है? क्या कोई किसी प्रकार का सुझाव मांगा है? आप इनसे सवाल कीजिए। ठीक है, मैं सवाल करता हूं। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि स्वाभाविक है, हम आमंत्रण पत्र निमंत्रण पत्र क्यों भेजें जब आप लोग बात ही नकारात्मक कर रहे हैं? तो नहीं, ये कौन सा तरीका होता है कि आप किसी को बुलाए भी नहीं और पहले सोच की चलिए नकारात्मक पेश करते हैं? इस प्रकार के विपक्ष को कह सकते हैं? अरे मुख्यमंत्री जी हमारे भी नेता हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको हमारे सुझाव मांगने चाहिए, उनको हमारे साथ आना चाहिए। प्रवीण जी, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमारे भी नेता हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सुझाव मांगने चाहिए। देखिए, मैं केशव जी वही अभी जैसे मैंने शुरुआत में कहा था किस तरह से नकारात्मक सोच है। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जिस विषय पे कांग्रेस प्रवक्ता बात कर रहे थे, इन्होंने कोरोना काल का जिक्र किया। पूरे देश ने देखा जिस तरह से कोरोना काल में जिस वैक्सीनेशन की तारीफ, जिस वैक्सीनेशन की ड्राइव पूरा विश्व कर रहा है, जितने बड़े स्तर पे इतनी बड़ी जनसंख्या को जिस गति से वैक्सीनेट किया गया है, वहां पे कांग्रेस के नेताओं के बयान याद कीजिए किस तरह से उन्होंने इस ड्राइव को डिरेल करने की कोशिश की, किस तरह से उन्होंने इस बात की आलोचना की, कभी बीजेपी की वैक्सीनेट बताया, कभी उसको आलोचना करते हुए ये बताया कि ये वैक्सीन कामयाब नहीं है। जिस तरह से इस तरह का नकारात्मक एक जो प्रभाव बनाने की कोशिश की, वो आपके सामने उदाहरण है। अभी प्रवक्ता बात करते करते ये कहने लगे कि साहब देखिए 134A के अंदर जो एडमिशन है, क्या मुख्यमंत्री जी उसके ऊपर बात करेंगे? मतलब नकारात्मकता कहां तक है? तो सरकार ने 134A के तहत जो एडमिशन दूसरी से 12वीं तक हुए हैं उनकी एज इट इज कंटिन्यूटी बनी रहेगी, स्पष्ट कर दिया। सरकार ने राइट टू एजुकेशन को अडॉप्ट कर लिया, सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया। आपके चैनल ने 3 बार इसके ऊपर चर्चा की, लेकिन यहाँ पे प्रवक्ता क्या कह रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री जी इस पे बात करना चाहेंगे? नकारात्मक सोच का प्रभाव देखिए कि अगर सरकार एक योजना लेके आती है और उस योजना के तहत सरकार ये काम करती है कि गरीब व्यक्ति को रोजगार मिले, उसकी आमदन में इजाफा हो। सरकार अगर ये योजना लेके आती है कि किस तरह से किसान की फसल का दाना, एक एक दाना MSP पे खरीदा जाए,
सरकार अगर किसान को ड्रिप इरिगेशन पे 85% की सब्सिडी देती है, लेकिन ये नकारात्मक लोग उसकी आलोचना किस नकारात्मकता से करते हैं, क्योंकि जब खुद स्वयं सत्ता में थे तब जनता के लिए कुछ किया नहीं, तब केवल किसान की जमीन को हड़पने का काम किया, सीएलयू के नाम पे बिल्डरों को रिलीज करने का काम किया। लेकिन वर्तमान सरकार जब किसान हित में काम कर रही है वो इनसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे आप हो केशव जी, चाहे मैं हूँ, नकारात्मक व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता। ठीक है, वही हालात हरियाणा प्रदेश में है। एक पहलू और भी है, मैं सुशील के पास आता हूं, मेरे सहयोगी जुड़े हैं न्यूज रूम से। सुशील, क्या विपक्ष के लोगों को न्योता इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि यहां से राज्यसभा की भी फील्डिंग या कहीं के माहौल बनना, सरकार उसकी तरफ भी सोच रही है? देखिए केशव, जो ये डिबेट चल रही है और मैं सुन रहा था दोनों प्रवक्ताओं को, सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि ये जो बैठक गवर्नमेंट की बैठक है, और गवर्नमेंट की जब बैठक होती है ऑल पार्टी मीट नहीं है, सभी को बुलाकर कोई बैठक नहीं है, सरकार की बैठक है। और इस सरकार की बैठक में सरकार के लोग हैं, सरकार के साथ जेजेपी है, वो लोग इसमें शामिल हैं, निर्दलीय 6 विधायक हैं जो सरकार के साथ हैं, उनकी बैठक है। तो इसलिए ये कोई ऑल पार्टी मीट नहीं है कि सबको बुलाना आवश्यक था, पहली बात। दूसरी बात नहीं सुशील, एक छोटा सा और है बीच में पॉइंट भाई, इस बैठक का उद्देश्य जो है वो सरकारी परियोजनाओं को विधायकों तक पहुंचाने का है। नहीं, देखिए सरकारी जो परियोजनाएं चल रही है, जिसमें से ग्रामीण दर्शन है, शहरी दर्शन कार्यक्रम चल रहा है, परिवार पहचान पत्र के मुद्दों पर चर्चा होनी है, पंचायत चुनाव के मुद्दों पर चर्चा होनी है। क्योंकि वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि वो पंचायत चुनाव सिंबल पे नहीं लड़ती, लेकिन इसकी कई बार प्रदेश अध्यक्ष ने भी इसका बयान दिया है, लेकिन आज इस पर आधिकारिक मुहर लगनी है। साथ ही मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने हैं, उन केंद्र की योजनाओं को किस तरह से जन जन तक पहुंचाया जाए। 2.5 साल खट्टर सरकार के पार्ट 2 के हो गए, इनमें जो योजनाएं चल रही हैं उनमें कमियां कहां हैं, ये सरकार के लोग आपसी मंथन कर रहे हैं। और ये हम ये कह सकते हैं जरूर केशव कि जिस तरह से कांग्रेस ने चिंतन शिविर का आयोजन किया था, ये मिड टर्म गवर्नमेंट जो 2.5 साल पूरा जो सरकार ने की है इस कार्यकाल को, इसमें इसका मंथन चल रहा है। तो निश्चित तौर पर जो आंतरिक मंथन है उसमें बाहरी लोगों को आमंत्रण देना कोई तुक नहीं बनता। दूसरी बात कि जो राज्यसभा की बात है, राज्यसभा में किस तरह से पार्टी लड़ेगी, क्योंकि लगातार हरियाणा न्यूज पर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पिछली 2016 की तर्ज पे काम करना चाहती है और कोशिश कर रही है कि एक सीट तो उसके खाते में है, दूसरी सीट को कैसे लाया जाए, क्या कुछ रणनीति होगी, कौन से लोग होंगे। तो निश्चित तौर पर जब रणनीति की चर्चा होती है तो सरकार के लोग सरकार के साथ होते हैं। जहां तक प्रशासनिक सचिवों की बात आपने सुनी कि प्रशासनिक सचिवों को बुलाया गया है, उनको इसलिए बुलाया गया है कि जो कार्य योजना चल रही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जिन हलकों में उसको ठीक से उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, उसको किस तरह से क्रियान्वयन किया जाए, उसे इन सब मुद्दों को लेकर चर्चा है। और एक और बात केशव कि ये पहली बार यह इस तरह की बैठक हो रही है, मुझे लग रहा है कि लंबे समय बाद, पहली बार कहना ठीक नहीं है, लेकिन ये लंबे समय बाद इस तरह की बैठक होगी कि 3 बजे बैठक शुरू होगी और बैठक की टाइमिंग शाम 7 बजे तक रखी गई है। तो निश्चित तौर पर 4 घंटे का मंथन बैठक एक बड़ा बैठक है। राज्यसभा चुनाव से जोड़कर अगर इस बैठक को देखें तो निश्चित तौर पर देखिए, आंतरिक बैठक होती है, सारी बातें मीडिया में जल्दी नहीं आती, लेकिन 14 जो मुद्दे हैं उनमें कहा जा, जब भी कोई बैठक ऑर्गेनाइज की जाती है तो निश्चित तौर पे माना जाता है कि सरकारी योजनाओं की चर्चा होगी, लेकिन जब सरकार के लोग शामिल होंगे, सरकार की क्रियाकलाप की चर्चा होगी, कमियों की चर्चा होगी, जो कार्य हो रहे हैं उनकी चर्चा होगी, तो इसमें नहीं लगता कि किसी बाहरी को बुलाना आवश्यक होता है। और अमूमन बैठकें ऐसे होती हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा राज्यसभा चुनाव का है। 8 साल मोदी गवर्नमेंट के पूरा हो रहे हैं, उनका है। प्रदेश की जो स्थिति है, करप्शन के खिलाफ जो लगातार फाइट सरकार कर रही है, तरह तरह की, चाहे टोल फ्री नंबर जारी करना हो या फिर अंकुश लगाने की बात हो, इन सभी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां कमियों की चर्चा होती है, वहां बाहरी लोगों को नहीं बुलाया जाता। और इस बैठक में भी जो मुद्दे हैं वो आंतरिक मुद्दे हैं, तो निश्चित तौर पे इसीलिए विपक्ष को इससे दूर रखा गया है। ठीक है राय सिंह जी, सुशील ने जवाब दिया है इस बात का बड़ी सरलता के साथ और पूरा स्पष्टीकरण दे दिया कि जब एक खेमे के अंदर की घर की बात है तो दूसरे लोगों को नहीं बुलाया जाता। देखिए केशव जी, विषय आपने रखा था कि इस प्रकार के विपक्ष का सुझाव भी होना चाहिए। मैंने आपके उस विषय को मद्देनजर रखते हुए ये बात रखी थी कि प्रदेश के अंदर सशक्त विपक्ष है, अगर मुख्यमंत्री जी बड़ा दिल करते तो बुलाते, लेकिन अगर उनकी अपने कोई व्यक्तिगत पार्टी को लेकर और समझौते के आधार पर सरकार जो चल रही है गठबंधन की रूप की, उसका कोई मामला है, राज्यसभा के चुनाव का मामला है, तो उनका विषय है कि स्वतंत्र है काम करने के लिए। लेकिन 2 बातें मेरे भाजपा के प्रवक्ता ने रखी जी। एक तो उन्होंने कहा कि 134 के तहत जो दाखिले किए गए उनको जानकारी नहीं है, उनको बोलो कि अपने आंकड़े खुद करके लाए, जो कि समाज, देश और प्रदेश के लोग देखते हैं।
आज तक भी 52,000 से अधिक बच्चों के, लाखों परिवारों के बच्चे हैं वो सड़कों पर हैं, उनको दाखिला नहीं मिला। सरकार ने 2-3 बार पॉलिसी बदली, कोई रिजल्ट नहीं है। अगर अत्री जी को लगता है कि हाँ वो सफल हो चुके हैं तो अत्री जी समय रखे, बात बताए, अंबाला आए, कुरुक्षेत्र आए, यमुनानगर आए, जहां पर आए मैं अभिभावकों को बच्चों से उनसे मिलवा दूंगा। दूसरी बात उन्होंने बात रखी कि मुख्यमंत्री जी ने कोरोना में इतना काम किया। अरे हरियाणा सरकार की नाकामी की वजह से प्रदेश के लोगों ने ऑक्सीजन की कमी में तड़पते सहमते हरियाणा को देखा है। हालत क्या थी आपने देखी है, लोगों ने अरे हॉस्पिटल अस्पतालों में जगह नहीं थी, लाखों परिवार प्रभावित हुए, हजारों लोग डरे सहमे रहे और कितने लोगों की यहाँ पर हरियाणा में इन्होंने मदद की। झूठ बोलते हैं, केवल प्रचार प्रसार की सरकार, उत्सव की सरकार है, चिंतन मंथन नहीं करते, बल्कि यहाँ पर प्रोपगंडा बनाते हैं कि किस प्रकार से बहकाया जाए लोगों को। महंगाई कहाँ पर है? क्या अत्री जी मानेंगे कि मुख्यमंत्री लगातार बढ़ रही महंगाई पर कोई बात रखेंगे? क्या डीजल पेट्रोल के रेट हैं? और व्यापारियों की बात करते हैं, पूरा व्यापारी वर्ग आज सहला पड़ा है हरियाणा का। हर वर्ग के साथ झूठ और प्रपंच की राजनीति करते हैं। यमुनानगर में आए मुख्यमंत्री जी, प्लाईवुड की बात कर गए, लेकिन प्लाईवुड के उद्योगपतियों ने पिछले लगभग 5 वर्ष पहले नए लाइसेंस देने के लिए जो सैकड़ों करोड़ रुपए उन्होंने इकट्ठे किए हैं, आज तक उनके लिए कोई बात नहीं करते। ठीक है सर, मैं जवाब लेता हूँ। प्रपंच करते हैं और केवल माहौल बनाते हैं कि सरकार जो है कार्य में लगी, जबकि सरकार लूट में लगी। ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ। प्रवीण जी। देखिए केशव, पहली चीज तो ये है, हालांकि मैं किसी के व्यक्तिगत ज्ञान पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर मेरा नाम लेके बात कही है राय सिंह जी ने तो उनका ज्ञान दुरुस्त कर देता हूँ। सरकार ने 134A की जगह जब राइट टू एजुकेशन को अडॉप्ट किया, राइट टू एजुकेशन के अंदर जो एडमिशंस होते हैं वो पहली कक्षा से शुरू होते हैं। विषय ये आया कि जो बच्चे ऑलरेडी 2nd से 12वीं तक 134A के प्रावधानों के तहत पढ़ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, तो सरकार ने स्पष्ट किया कि उन बच्चों को 134A के प्रावधानों के तहत जो सुविधाएं हैं उन्हीं सुविधाओं के अंतर्गत उनकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। नंबर 1, राइट टू एजुकेशन में प्रावधान ये है कि जो स्कूल छात्र के घर के नजदीक है वहां पे बच्चे का एडमिशन होगा। 134A के अंदर ऐसा प्रोविजन नहीं था। 134A में अभिभावक ये चाहता था कि मेरे बच्चे का एडमिशन भले ही 6 किलोमीटर दूर अगर स्कूल है तो फला स्कूल में होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन में ऐसा नहीं है, बच्चे को नजदीक के स्कूल में ही एडमिशन लेना होगा। अगर कोई अभिभावक ये कहता है कि साहब मेरे घर के नजदीक जो स्कूल है मुझे वहां नहीं चाहिए, भले मेरा 5 किलोमीटर दूर वाले में दिलवा दो, उस जिस चीज का कानून में प्रावधान ही नहीं है उसके ऊपर आप कैसे कर सकते हो? ये मेरे को लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता को समझ होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, सब बातों को रखना चाहिए। अब दूसरा विषय, अब दूसरा विषय, मैं अपनी बात पूरी करूँ, चुप करा देंगे, इनको चुप कराएंगे, अगर इनको ठीक है सर, मैं एक पॉइंट पर बात कर लेता हूँ। प्रवीण जी, आपने इस बिंदु को लेकर जो बात कही, राय सिंह जी का कंफ्यूजन है, एक बार वो कंफ्यूजन का काउंटर क्वेश्चन कर लेते, फिर मैं वापस आपसे बात लेकर आगे बढ़ जाऊंगा। राय सिंह जी पूछिए सवाल इसी विषय से संबंधित। देखिए केशव जी, 234 की बात कर रहे हैं, जब 134A को लेकर लगभग 3 महीने पूरे प्रदेश के अभिभावक स्कूलों के सामने गए रखी, इन्होंने एक पत्र जारी किया कि जिला शिक्षा अधिकारी उस पर निगरानी रखेगा। जिला शिक्षा निगरानी की अध्यक्षता में अभिभावक स्कूल पहुंचे। बड़े शर्म की बात है कि सरकार स्कूलों के साथ मिलकर उन लोगों से बात करने से भाग गई। तब जाकर जब पूरे हरियाणा के अंदर व्यवस्था बनी तो इन्होंने राइट ऑफ एजुकेशन लेकर आए। राइट ऑफ एजुकेशन के माध्यम से जिन्होंने बात रखी, अपने मुंह से कहा इन्होंने कि नजदीक के स्कूल में एडमिशन होगा, अगर दूर चाहेगा अभिभावक तो वहां जो कानून नहीं बनाया, कानून में प्रावधान नहीं है, तो सरकार किस लिए होती है? इसका मतलब क्या है कि नजदीक के स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, बाहर नहीं ले सकते। इसको कहते हैं बहकाना, इसको कहते हैं बच्चों को, परिवार के लोगों को केवल कहना कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन कानून में नियम नहीं है। यही मैं बात कह रहा हूँ कि आज भी मेरे पास रिकॉर्ड है, उसका रिकॉर्ड है। ठीक है राय सिंह जी, आपका सवाल था, अब मैं क्लियर करवा लेता हूं, उनसे जवाब लेता हूं। अत्रे साहब, देखिए ऐसा है, पहले तो कांग्रेस प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि अगर कानून में प्रावधान नहीं है तो सरकार को प्रावधान कर देना चाहिए। राइट टू एजुकेशन 2009 में यूपीए सरकार लेके आई थी। ये जो प्रावधान है यूपीए सरकार ने किए थे, हमने नहीं किए थे, नंबर 1। दूसरा,
तो 134 के अंदर अरे इनको चुप कराइए भैया, कैसे अगर बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा। ये अपनी बात डिस्टर्ब ना करें मुझे, इनको तो चुप कराइए पहले, इनके बाद इनका चुप कराइए इनको। ठीक है, 134 के अंदर नहीं सुन लेते हैं सर, एक एक कर, मैं बारी बारी से सब दोनों के पास आ रहा हूँ। राय सिंह जी, प्रवीण जी, एक तो मैं विषय से इतर होकर आप दोनों की बात रखवाना चाह रहा हूँ प्रदेश के सामने। आप दोनों एक दूसरे को सुनिए सर, मैं विषय से थोड़ा सा इतर होकर बात कर रहा हूँ आप दोनों से, प्लीज। 134 के अंदर प्रावधान ये था, और जो कि कांग्रेस सरकार ने किया था, मात्र 10% बच्चों के एडमिशन का प्रोविजन, जबकि राइट टू एजुकेशन के अंदर वो प्रोविजन था 25% बच्चों का। सरकार ने राइट टू एजुकेशन को इसलिए अडॉप्ट किया कि ज्यादा से ज्यादा गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा का लाभ मिल सके, और ये प्रोविजन हमारे किए हुए नहीं है, ये प्रोविजन भी इनके किए हुए थे। लेकिन फर्क ये था कि जब ये सत्ता में थे राइट टू एजुकेशन लेके तो आए, लेकिन हरियाणा में 134A के तहत एक भी बच्चे का एडमिशन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में नहीं हुआ। ये रिकॉर्ड की बात है। इसको अडॉप्ट भी हमने आके किया, लेकिन 134A के अंदर केवल 10% बच्चों को लाभ मिल रहा था। हम चाहते थे ज्यादा बच्चों को लाभ मिले, तो हमने राइट टू एजुकेशन को अडॉप्ट किया। ये तो है केवल उस बात का जवाब जिसके बारे में कांग्रेस प्रवक्ता बात कर रहे थे। अब दूसरी बात देखिए, फर्क क्या है यहाँ पे 2014 से पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने जितनी घोषणाएं हरियाणा के लिए की, आप उनकी लिस्ट निकाल के देखिए, उनमें से लगभग 37% घोषणाएं ऐसी हैं जिनको अनफिट करार दिया गया सरकार की तरफ से। उन्हीं की सरकार ने कहा कि ये वाइबल नहीं है। ठीक है सर, हार स्थिति है। जी कुछ समय की थोड़ी सी कमी है, मैं एक बार फाइनल कमेंट लेता हूं जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। राय सिंह जी जल्दी से फाइनल कमेंट दीजिएगा, बहुत जल्दी से। देखिए 134 के तहत सरकार ने भ्रमजाल फैलाया। हमारी नीति और नीयत जो है गरीब बच्चों को दाखिला देने के लिए, सरकार जो है प्राइवेट लोगों के साथ हमेशा हर मंच पर मिली रही, उन्होंने बहकाया है। और जहां तक आज के मंथन चिंतन की जो बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी अपनी कार्य प्रणाली को और अपने ज्ञान को, अपनी सच्चाई को दुरुस्त करें, बदले। उनके सामने जो हरियाणा के हालात हैं, जो लगातार लूट की गठबंधन बढ़ रही है, उसको रोकने का प्रयास करें, मंथन करें और लोगों से माफी मांगे। ठीक है सर, अत्रे साहब जल्दी से फाइनल कमेंट एक बार। देखिए ऐसा है, परेशानी इसलिए है कांग्रेस को क्योंकि वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जिस तरह से पर्ची खर्ची, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, इस पूरी व्यवस्था को बदल दिया, जिस तरह से काबिलियत के दम पे बच्चों को नौकरी मिल रही है, जिस तरह से प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री कांग्रेस को सबसे बड़ी परेशानी हो रही है। क्योंकि जिन लोगों की राजनीति का आधार ही भ्रष्टाचार था, अब उन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी राजनीतिक दुकान को आगे कैसे चलाएं। क्योंकि हरियाणा के अंदर मनोहर जी ने पूरी व्यवस्था को बदल के रख दिया। अब ना हरियाणा में भ्रष्टाचार है, ना क्षेत्रवाद है, ना भाई भतीजावाद है, और ना ही पर्ची खर्ची है। और यही कारण है, इसी फ्रस्ट्रेशन के अंदर कांग्रेस के प्रवक्ता चैनलों पे आके अनाप शनाप तर्क देते हैं, क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये स्थिति कांग्रेस के प्रवक्ताओं की बनी हुई है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण जी, राय सिंह जी, सुशील, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका।